कुमार संभवम महाकाव्य का अध्ययन हम आज यहाँ करेंगे। कालिदास विरचित कुमार संभवम महाकाव्य प्रथम सर्ग। कौन सा सर्ग है? प्रथम सर्ग का हम अध्ययन कर रहे हैं, जो हमारे बीए प्रथम वर्ष के सिलेबस में है। चाहे वह दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय हो, चाहे सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय हो, दोनों ही विश्वविद्यालयों में संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में कुमार संभवम महाकाव्य को रखा गया है। हम यहाँ इन श्लोकों का अध्ययन करते करते 29 श्लोकों का अध्ययन पिछले क्लास में हमने कर लिया था। आज हम पुनः 2 नए श्लोकों का अध्ययन करेंगे, जिसमें एक आपका 29 तक के श्लोकों का अध्ययन करने के बाद आज हम 30वें श्लोक का अध्ययन करेंगे, जिसमें पार्वती के विद्या ग्रहण करने का, पार्वती के विद्या ग्रहण करने का अध्ययन आज हमें करना है कि पार्वती विद्या कैसे ग्रहण करती थी, पार्वती को विद्याएं किस प्रकार से प्राप्त हुई, उसका अध्ययन आज हम यहाँ करेंगे। सर्वप्रथम आप जानते हैं कि यह महाकाव्य किस छंद में लिखा गया है। तो यह महाकाव्य उपजाति छंद में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका सुस्वर वाचन कर लेते हैं। ताम हंसमाला सरदीव गंगाम महोषधिं नक्तमिवात्मभाषः। ताम हंसमाला शरदीव गंगाम महोषधीशं नक्तमिवात्मभाषः। स्थिरोपदेशाम् उपदेशकाले, स्थिरोपदेशाम् उपदेशकाले प्रपेदिरः प्राक्तजन्म विद्याः, प्रपेदिरे प्राक्तजन्म विद्याः। इसमें पूर्व जन्म की जो विद्याएं हैं वह पार्वती को कैसे प्राप्त हुई हैं, इसके बारे में महाकवि कालिदास प्रस्तुत पंक्तियों में, प्रस्तुत श्लोक में बता रहे हैं 2 उपमाएं देकर। क्योंकि कालिदास किसके लिए प्रसिद्ध हैं? उपमा के लिए प्रसिद्ध है। उपमा कालिदासस्य। इस पे कई बार प्रश्न भी बन के आता है कि कालिदास की उपमाएं कैसी हैं, इसको सिद्ध करिए। कालिदास उपमा के महाकवि हैं, इसके बारे में आप बताइए। तो उपमा कालिदासस्य, उपमा के लिए कालिदास अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ 2 उपमाएं उन्होंने दिया है। इसकी जो पूर्व जन्म की विद्याएं उसे प्राप्त हुई, उसके लिए 2 उपमाएं दिए हैं। उन दोनों उपमाओं को मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। एक उपमा है सरदीह गंगाह हंसमाला, सरदीय गंगाह हंसमाला। एक उपमा आपका यह प्राक्तजन्म विद्या, पूर्व जन्म की जो विद्याएं हैं वह कैसे उस पार्वती के अंदर आ गईं, उस कन्या के अंदर आ गईं। वह पहला उन्होंने जो उपमा दिया, वह उपमा 1 नंबर पे आप इसको रखेंगे, इस सरदीव गंगाम हंसमाला। एक उपमाएं यह है। दूसरा उपमा उन्होंने दिया नक्तम मिवात्म भाषः महोषधि। दूसरा उपमा क्या दिया? नक्तम महोषधिम आत्मभाषः एव। नक्तम महोषधिम आत्मभाषः, और यहाँ से ईव पद निकलेगा और यहाँ से आत्मभाषः। तो 2 उपमाएं आपको मिली। पहली उपमा आपको पहले ही लाइन में मिल गई, और दूसरी जो उपमाएं कालिदास ने दिया वह कहाँ मिली? दूसरे लाइन में मिली। यह पूर्वजन्म की जो विद्याएं हैं उन विद्याओं को करने के लिए आया हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि कालिदास ने जो मुख्य कथन बताया है वह है ताम, उस कन्या के लिए, प्राक्त जन्म विद्या प्रपेदिरे, उसके पास पूर्व जन्म की विद्याएं
आ गई। ताम प्राक्त जन्म विद्या प्रपेदिरे, प्र उपसर्ग है और पद धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में यह रूप चलता है। ताम उस कन्या के, किस कन्या के? पार्वती के। नामकरण इनका हो चुका है, तो पार्वती के प्राक्त जन्म विद्याएं, जो पूर्व जन्म की विद्याएं थी, वह उन्हें प्राप्त हो गई या उन्हें उनके पास आ गई। कैसे आ गई, इसका विशेषण उन्होंने दिया है। ताम का विशेषण दिया है स्थिरोपदेशम। ताम का विशेषण क्या है? स्थिरोपदेशम, स्थिर उपदेश। कैसा उपदेश? स्थिरोपदेशम उपदेश काले, यह पूरा लाइन है। स्थिरो, जो स्थिर उपदेश है, वह उस उपदेश यानी स्थिर उपदेश वाले। उपदेश ऐसा नहीं कि आज हम सुने और कल गायब हो जाए, ऐसा भी उपदेश होता है। आप बहुत सारे स्थानों पे जाते हैं जहाँ कार्यक्रम हो रहा है, सत्संग हो रहा है, आप वहाँ गए और आपको वहाँ के जो वक्ता हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने आपको उपदेश दिया, लेकिन वह उपदेश स्थिर नहीं रहा। जब तक आप उस मंच के समक्ष बैठे हुए थे, तब तक तो वह विद्याएं आपको लग रही थी कि हाँ हाँ मुझे सब समझ में आ रहा है, जो बातें वह कर रहे हैं वह मेरे जीवन में एकदम आ रहा है, उतर रहा है। लेकिन ज्यों ही आप उस सत्संग के घेरे से बाहर निकले, फिर आप इस लोक मोह माया के जाल में फंस गए और फिर वह उपदेश स्थिर उपदेश नहीं कहलाएगा। स्थिर उपदेश तब कहलाएगा जब वह हमारे मन मस्तिष्क में उतर जाए और हम उसका अपने लौकिक जीवन में व्यवहार करें। ऐसा उपदेश कैसा उपदेश कहलाएगा? स्थिरोपदेश कहलाता है। और उपदेश काले, उपदेश के समय में, कैसे समय में? उपदेश के समय में। स्थिरो उपदेशम ताम उपदेश काले, उपदेश का एक समय काल भी होता है। ऐसा नहीं कि अभी बाल्यावस्था में हैं, एकदम छोटे से बालक हैं, नवजात शिशु हैं, उसको उपदेश दिया जाए, तो वह उपदेश काल नहीं है, वह उपदेश का समय नहीं है। उपदेश का एक निश्चित समय है, उपदेश का एक काल है, ठीक है ना। विद्याभ्यास का जो समय होता है, जिसको कहा जाए कि विद्याभ्यास, हमारा एक निश्चित समय शिक्षा शास्त्रियों ने बताया है कि कितने से कितने काल तक बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, ऐसी अवस्थाओं का विभाजन किया गया है। उन अवस्थाओं में ही, उस अवस्था में ही हमको उपदेश, हमको विद्याभ्यास करना चाहिए। उसके बाद जब हम विद्याभ्यास करेंगे तो वह अभ्यास हमारे लिए स्थिरोपदेश नहीं होगा, स्थिर नहीं रहेगा। आज सुनेंगे और आज ही आपको भूल जाएगा। अन्वय देखते हैं, अन्वय के अनुसार हम इसका अर्थ करेंगे। अन्वय में स्थिरो उपदेशाम पे 1 नंबर लगा लीजिए। स्थिरोपदेशाम पे 1, ताम पे 2, ताम शब्द पे 2, उपदेश काले पर 3 कर लीजिए। जो उपदेश काले यहाँ नीचे आपको दिख रहा है। स्थिरो उपदेशाम ताम उपदेश काले प्राक्त जन्म विद्या, है ना, प्राक्त जन्म विद्या पे आप कितना नंबर लगा लीजिए? 4 नंबर लगा लीजिए। पहले नंबर स्थिरोपदेशाम, दूसरा नंबर ताम, तीसरा नंबर उपदेश काले और चौथा है प्राक्त जन्म विद्या। सरदी गंगा, सरदी पे 5, गंगा पे 6, सरदी गंगा हंसमालाह ईव, हंसमालाह 7 नंबर और ईव पे 8 नंबर। ईव पद यहाँ से अलग हो जाएगा, सरद अलग हो जाएगा, ईव पद अलग हो जाएगा। 8 हो गए। फिर इसके बाद दूसरा जो विशेषण है, नक्तम महोषधिम आत्मभाषा। नक्तम महोषधिम आत्मभाषः ईव, सब पद है ना। 8 तक हुआ है। 9 नक्तम, 10 महोषधि, आत्मभाषः पे 11 कर लेंगे। आत्मभाषः ईव प्रपेदिरे, ईव शब्द यहीं पे बचा हुआ था ना, इसको 12 कर लीजिए और प्रपेदिरे पर 13 कर लीजिए। कुल 13
पद हैं जिनके अर्थ को हमें जानना है, जिनके अर्थ को हमें पढ़ना है, कुल 13। अब एक एक शब्दों के अर्थ को हम यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से जानेंगे। स्थिरोपदेशाम, अभी आपको बताया ना कि स्थिर उपदेश क्या है। उपदेश को स्थिर रूप में, स्थिरोपदेशाम, उपदेश को स्थिर रूप में ग्रहण करने वाली, उपदेश काले। ताम, ताम शब्द है, दूसरा क्या है, ताम है, उस कन्या के लिए आया हुआ है, पार्वती के लिए आया हुआ है। ये किसके लिए आया हुआ है, पार्वती के लिए आया हुआ है। तो स्थिरोपदेशम ताम, ताम पार्वती, स्थिरोपदेशम स्थिर उपदेश वाली, उपदेश को स्थिर रूप में ग्रहण करने वाली उस पार्वती को क्या, उपदेश काले, विद्याभ्यास के समय, उपदेश के समय, प्राक्त जन्म विद्याः, प्राक्त जन्म, प्राक्त जन्म मतलब पूर्व जन्म, पूर्व जन्म में यह किस रूप में थी, आप जानते हैं किस रूप में थी, यह सती के रूप में थी। और सती भगवान शिव के पूर्व जन्म की पत्नी थी, तो निश्चित रूप से उनको ज्ञान, उनकी बुद्धि, उनका योग बल बहुत अत्यधिक रहा होगा। उसी को कालिदास यहाँ बता रहे हैं कि प्राक्त जन्म विद्याः, जो पूर्व जन्म की विद्याएं हैं उसी प्रकार से प्राप्त हुई, प्रप्रेदिरे, उसी प्रकार से प्राप्त हुई। कैसे प्राप्त हुई, यह दो उपमाओं के द्वारा उन्होंने बताया है। एक उपमा दिया, सरदी गंगाम हंसमालाः इव, एक उपमा यह दिया। दूसरा उपमा दिया, नक्तम महोषधिम आत्मभासः, नक्तम महोषधि आत्मभाषः, दो उपमाएं दिए हैं। दोनों उपमाओं को आज हम यहाँ से देख रहे हैं कि दोनों उपमाओं में क्या उन्होंने बताया है। पहले उपमा उन्होंने दिया कि शरद गंगाम हंसमालाः इव, शरद माने शरद ऋतु, शरदी सप्तमी का एक वचन में क्या बनता है, शरदी बनता है। शरद ऋतु में, किस ऋतु में, शरद ऋतु में। जैसे शरद ऋतु में गंगाम, जो गंगा है, उस गंगा में हंसमाला, हंसमाला की पंक्तियां, हंस मालाओं का समूह, माला मतलब समूह होगा, इकट्ठा, हंसों की समूह आ जाता है कहाँ, गंगा में। कहाँ आ जाता है, गंगा में। जिस प्रकार से शरद ऋतु में हंसों की जो मालाएं हैं, हंसों का जो समूह है, वह गंगा में आ जाता है, उसी प्रकार से जो ही वह समय होगा। और बाकी ऋतुओं में तो वह जो हंस हैं वह उस गंगा में नहीं आएंगे, लेकिन जो ही शरद ऋतु आएगा, शरद ऋतु में वह हंस कहीं भी रहेंगे, पूरे हिमालय पे कहीं भी घूमते रहें, चाहे जहां भी वह कहीं भी घूमते रहें, परंतु जो ही शरद ऋतु आया, शरदी, शरद ऋतु में गंगाम, जो गंगा में हंसमाला है इव, जैसे हंसों की पंक्तियां आ जाती हैं, जैसे हंसों का समूह आ जाता है, वैसे ही प्राक्त जन्म विद्या, जो पूर्वजन्म की विद्याएं थी पार्वती की, वह समस्त विद्याएं उनकी इस जन्म में भी आ गईं। पूर्व जन्म में जिस प्रकार से इनकी विद्याएं इनको प्राप्त थी, सती के रूप में जब यह रहीं, उस समय जैसे जिस प्रकार की विद्याएं इनके अंदर आ गईं, क्योंकि इससे पूर्व के श्लोकों में हमने पढ़ा है क्या, कि मंदाकिनी सैकत वेद का भी, आपने पढ़ा था ना इससे पूर्व वाले श्लोक में, मंदाकिनी सैकत वेद का भी साकंदुकैः कृत्रिम पुत्र कैश्च, यह श्लोक अभी इससे पहले वाले क्लास में आपने पढ़ा था। उसमें बताया ना कि यह पूर्व जन्म का ही प्रभाव है कि जो बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेलते हैं, जो छोटे होते हैं, वह मंदाकिनी के द्वारा, आकाश गंगा के द्वारा लाई गई बालुओं से क्या बना रही थी, घरौंदे बना रही थी, वह वेदिकाएं बना रही थी,
वेदी बना रही थी, तो पूर्व जन्म का कहीं न कहीं लक्षण इनके अंदर दिखाई दे रहा था। इस कारण से वह लक्षण शुरू से ही दिखाई दे रहा है कि यह पूर्व जन्म में योग, तपस्या, मंत्र, यह सारा ज्ञान इनको था। वैसे ही यहाँ दो उपमाएं दे करके कालिदास बता रहे हैं कि जो वह पार्वती हैं, स्थिरो उपदेशाम उपदेश काले, स्थिरो उपदेशाम ताम उपदेश काले, स्थिरोपदेशम स्थिर उपदेश वाली, ताम उस कन्या में, उपदेश काले विद्याभ्यास के समय, प्राक्त जन्म विद्या पूर्व जन्म की समस्त विद्याएं वैसे ही आ गई थी जैसे शरद हंसमाला गंगा। जिस प्रकार से जो शरद ऋतु है, उस शरद ऋतु में गंगा क्या होती हैं, गंगाओं में जो हंस है वह हंस आ जा रहे हैं। और दूसरा उदाहरण इन्होंने क्या दिया, स्थिरोपदेशाम उपदेश काले, दूसरा उपदेश दिया नक्तम इवात्म भाषः महौषधिम, नक्तम महौषधिम, नक्तम, नक्तम माने क्या होता है, रात्रि काल में, नक्तम शब्द का अर्थ क्या होगा, रात्रि में, महौषधिम जो महान औषधियां हैं, महौषधि शब्द का अर्थ क्या होगा, जो महान औषधियां हैं, नक्तम रात्रि काल में, महौषधिम जो महान औषधियां हैं, आत्मभासः इव जैसे क्या हो जाती हैं, प्रदीप्त हो जाती हैं, उनके अंदर शक्ति आ जाती है। किस अवस्था में शक्ति आ जाती है, जो महौषधि हैं, जो महान औषधियां हैं, वह जब रात्रि काल में उनके अंदर प्रदीप्ति आ जाती है, तेज आ जाता है, शक्ति आ जाती है। दिन में उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, परंतु रात्रि काल में जो महौषधि हैं, उन महौषधियों की जो शक्तियां होती हैं वह जागृत हो जाती हैं। आप देखे भी होंगे रामायण में कि रात्रि काल में ही हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी हनुमान जी को लेकर के आना था। दिन हो जाने के बाद उनकी जो शक्तियां होती हैं वह समाप्त हो जाती हैं। तो उस हिमालय पर्वत पे नक्तम इवात्म भाषः महौषधिम, जिस प्रकार से रात्रि काल में महान औषधियों के जो आत्मभाष हैं, जो उनकी दीप्ति है वह आ जाती है, वैसे ही प्राक्त जन्म विद्या प्रपेदिरे, उस कन्या के अंदर, उस पार्वती के अंदर वह समस्त विद्याएं आ गई हैं। वह दो उपमाओं के द्वारा कालिदास ने यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे बताया है। विष्णु पुराण में भी 18 प्रकार की विद्याएं बताई गई हैं। यहाँ उपदेश शब्द की आवृत्ति होने से 2 बार उपदेश शब्द आया हुआ है, तो यहाँ पे लाटानुप्रास अलंकार है, उपदेश उपदेश 2 बार आया है, तो लाटानुप्रास अलंकार है। और छंद आप जान ही रहे हैं कि उपजाति छंद प्रस्तुत श्लोक में है। तो जहाँ तक हमें लगता है कि एक एक शब्दों का अर्थ आपको यहाँ से बता दिया गया है, लेकिन फिर भी यदि आपको कहीं दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। दूसरा जो श्लोक है 31 नंबर का, प्रथम सर्ग में ही 31 नंबर का जो श्लोक है, इसमें इनकी युवावस्था का वर्णन किया गया है। जब प्राक्त जन्म विद्या, विद्या को ग्रहण करने के बाद इनकी जो युवावस्था है वह कैसा है, यहाँ पे वयः प्रपेदे, यह स्थिति इनकी बता रहे हैं। असंभृतम मंडनम अंगयस्ते, रनासवाख्यम करणम मदस्य, कामस्य पुष्प व्यतिरिक्तमस्त्रम, बाल्यातपरम सा अथ वयः प्रपेदे। असंभृतम मंडनम अंगयष्टे, रनासवाख्यम करणम मदस्य, कामस्य पुष्प व्यतिरिक्तम अस्त्रम, बाल्यातपरम सा अथ वयः प्रपेदे। यहाँ पार्वती के बाल्यावस्था के बाद की जो अवस्था है, जो तारुण्य अवस्था है, उसके बारे में महाकवि कालिदास बता रहे हैं। इसका जो मुख्य कथन है वह है अथसा, अथ
शा अथ सा जो वह कन्या बाल्या तपरम वयः प्रपेदे, बाल्या तपरम वयः प्रपेदे। नीचे वाली लाइन पूरा मुख्य कथन है। मुख्य कथन को आप यदि अच्छे से समझ लिए तो फिर आपको बाकी जो 3 लाइन ऊपर के बच रहे हैं उसे तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप नीचे वाली लाइन का अर्थ सबसे पहले समझ लें। अथः शा, इसके अनंतर, इसके बाद, अथ मने इसके अनंतर, इसके बाद, शा वह कन्या बाल्या तपरम, क्या कर रहे हैं? बाल्या तपरम वयः प्रपेदे। बाल्या यानी बाल भाव से, बाल्यस्य भावः बाल्यम तस्मात् बाल्यात्, इसके अनंतर, इसके बाद, तपरम अनंतर, बाद, वयः अवस्था प्रपेदिरे, वय अवस्था को प्रपेदे प्राप्त हो रही है, बल तारुण्य अवस्था को प्राप्त कर रही है। कैसे? इसके तीनों लाइनों में बता रहे हैं कि किस प्रकार से वह कर रही हैं। यह तीनों इसके विशेषण हैं, जो वयः के 3 विशेषण प्रथम 3 पंक्तियों में दिए गए हैं। जो 3 पंक्तियां आप यहाँ देख रहे हैं, यह तीनों पंक्तियां वयः के क्या हैं? विशेषण। वयः शब्द यहाँ मूल है और वयः के तीनों विशेषण हैं। अंग यष्टे असंभृतम मंडनम, अंग यष्टे असंभृतम मंडनम, यह पहला विशेषण हो गया। दूसरा विशेषण है अनासवाक्यम मदस्य करणम, अनासवाक्यम, अनासवाक्यम मदस्य करणम, यह दूसरा विशेषण है। और तीसरा विशेषण है कामस्य पुष्पतिरिक्तम अस्त्रम, कामस्य पुष्पम व्यतिरिक्तम अस्त्रम। यह 3 विशेषण वयः के बताए गए हैं। किसके? वयः। वयः माने तारुण्य अवस्था, युवा अवस्था। युवा अवस्था के 3 विशेषण यहाँ बताए हैं। पहले विशेषण को हम पढ़ेंगे, अंग यष्टे असंभृतम मंडनम, अंग यष्टे असंभृतम मंडनम, शरीर के लिए, अंग यष्टे माने शरीर के लिए, अनायास असंभृतम मंडनम, कैसा मंडन हो रहा है? अनायास, सिद्ध आभूषण रूपी युवा अवस्था को कौन प्राप्त कर रही है? वह जो कन्या है, सा कन्या, वह जो पार्वती हैं, वह असंभृतम मंडनम अंगयष्टे, अंगयष्टे असंभृतम मंडनम। दूसरा कहा अनासवाक्यम करणम मदस्य, तो अनासवाक्यम मदस्य करणम, ऐसा जब हम अन्वय कर लेंगे तो अनासवाक्यम मदस्य करणम, मदिरा नाम न होने पर भी, क्या न होने पर? अनासवाक्यम मदस्य करणम, यानी इनका नाम तो मदिरा नहीं है, परंतु संपूर्ण कार्य जो हो रहे हैं वह कैसे हो रहे हैं? वह मदिरा की तरह हो रहा है। इनका नाम तो मदिरा नहीं है, परंतु इनका मदिरा नाम न होने पर भी यह क्या उत्पन्न करने वाली हैं? मद उत्पन्न करने वाली हैं। यानी ऐसी यह सा वयः, इनकी जो युवा अवस्था है वह उस प्रकार से है कि इनका नाम, जैसे मदिरा से ही मद उत्पन्न होता है, परंतु कालिदास बता रहे हैं कि मदिरा नामकरण तो नहीं है, परंतु यह क्या उत्पन्न कर रही हैं? मद उत्पन्न कर रही हैं। यह दूसरा विशेषण दिया वयः का। तीसरा विशेषण दिया कि कामस्य पुष्प व्यतिरिक्तम अस्त्रम, कामस्य कामदेव, जो कामस्य हैं पुष्प, कामदेव के बाण किसके होते हैं? पुष्प के होते हैं। उनके 5 बाण हैं, 5 बाण पुष्प के हैं, और उन 5 बाणों में कामदेव का पुष्प से भी यह बढ़ करके हैं। उनके जो अस्त्र हैं कामदेव के, उससे भी व्यतिकर हैं। इनके जो रूप यौवन है, वह रूप यौवन उस कामदेव के 5 बाणों से भी बढ़ करके है, उसको व्यतिकर करता है, उसको समाप्त करता है। ऐसे बाल्या तपरम अथ सा वयः प्रपेदे, ऐसी तारुण्य अवस्था को, ऐसी युवा अवस्था को सा कन्या प्रपेदे, वह जो कन्या है वह प्राप्त कर रही है। कैसे को? तो
असंवृतं मंडनं यंगयष्टेरनासवाक्यां करणं मदस्य कामस्य पुष्पव्यतिरिक्तमस्त्रं बाल्यात् परं शा अथ भय प्रपेदे। तो इसका अर्थ भी आप समझ पाए होंगे। एक एक शब्दों का अर्थ आपको यहाँ बता दिया गया है कि असंप्रतम मंडनम, अंग यष्टि पर एक लगा लीजिएगा। सबसे पहले अगर अन्वय के अनुसार हम देखना चाहें तो इसको रेड से लेके हम अन्वय आपको बता दे रहे हैं। अथ पे 1, सा पे 2, बाल्यात अपरम पर 3, वयः पे 4, प्रपेदे पे 5 कर लीजिए। फिर जो तीनों विशेषण हैं, इसके जो 3 विशेषण बताए गए हैं, उसमें यंग यष्टे पर 1 और असंभृतम मंडनम पे 2 कर लीजिए। बस 2 ही शब्दों में सारे अर्थ समेट जाएंगे। इसमें 1 नंबर लगा लीजिए अनास वाक्यम और मदस्य पे 2 कर लीजिए और करणम पे 3 कर लीजिए। दूसरे में कामस्य पे 1 कर लीजिए, पुष्प पे 2 कर लीजिए और व्यतिरिक्त अस्त्रम पे 3 कर लीजिए। यही इसके अन्वय हैं। इन्हीं शब्दों का अर्थ लिखना है। सबसे पहले हमें नीचे वाली लाइन का अर्थ लिखना है कि अथ इसके अनंतर सा उस पार्वती के बाल्यातपरम, बाल्यावस्था के बीत जाने पर वयः प्रपेदे, युवावस्था को प्राप्त कर रही है, तारुण्य अवस्था को प्राप्त कर रही है। किस प्रकार से उनका तारुण्य अवस्था है, तो उसको 3 विशेषणों के तहत कालिदास ने रखा है। पुनः अब अगले क्लास में आपसे मुलाकात होगी नए 2 श्लोकों के साथ।